क्या आप उसे मिस करती हैं? एक समय था यही कथा के लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जाता था। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। ये जो प्रभु का आशीर्वाद है अपनी वाणी के जरिए हम तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ हैं भारत की प्रसिद्ध कथावाचिका, स्पिरिचुअल ओरेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और 2023 की इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती थी कि आप कपशप विद कार्तिक के नए साल के पहले एपिसोड का हिस्सा बनी है। सो बहुत बहुत आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने स्पेशल एपिसोड में बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब नए साल की बात आती है, न्यू ईयर की बात आती है, रेजोल्यूशंस की बात आती है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, वो जनवरी के 15 तारीख आते आते भूल जाते हैं। तो ये हम अपने ही थॉट पर, अपने ही कमिटमेंट पर टिके क्यों नहीं रह पाते? क्या लगता है आपको? क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सारी रेजोल्यूशंस ले लेते हैं और ये मैं कथा में भी कहती हूँ कि जब आप कथा में जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको 10-15 बात अच्छी लगी है और आप सब एक साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप एक हफ्ता करते फिर बंद कर देते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है ह्यूमन नेचर के लिए एक साथ इतने सारे चेंजेस लेना। तो मैं हमेशा कहती हूँ हर कथा से एक ही बात उठाइए, भले 10 बात अच्छी लगे पर उठाइए एक ही बात, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। तो रेजोल्यूशन भी यही है कि एक ही लीजिए कि इस साल मान लीजिए मैं एक ही चेंज लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी अपने अंदर, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। आप 10 ले आते हैं और कर एक भी नहीं पाते। राइट। कबीरदास जी का एक दोहा है, उन्होंने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाही, और मनवा तो चाहूं दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। तो हमारी जो अभी की जो जनरेशन है, स्पेशली अभी के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, हमारा मन एक जगह टिक नहीं पाता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं कहानियां सुनाता हूँ तो मुझे कहते हैं हम आपकी कहानियां सुन के, जैसे आपसे सुन के प्रेरित होकर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन जो है वो एक जगह टिक नहीं पाता है। तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है बताने के लिए कि मन को कैसे एकाग्र करें, कैसे अपने चित्त को एक जगह पर रोकें? मेडिटेशन एक परफेक्ट सोल्यूशन है इसका। बट जैसे हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जो पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है और टेक्नोलॉजी आपको हर चीज विद इन सेकेंड्स देती है। तो हमारी हैबिट हो गई है हर चीज विद इन सेकेंड्स लेने की, या बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स की उम्मीद, इच्छाएं रहती है। तो इट विल टेक टाइम। मेडिटेशन या नेचर ऐसे काम नहीं करता। आप बीज लगाइए तो वो अपने ही टाइम पे पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा। आप भले ही ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो जल्दी नहीं उगाएगा, वो अपना समय लेगा। तो ध्यान भी अपना समय लेता है, आपको टाइम लगता है, आपका ध्यान बार बार भटकेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज ध्यान एकत्रित हो गया तो कल जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा, कल वापस से ध्यान भटक सकता है। तो वो एक प्रैक्टिस और पेशेंस आपको लॉन्ग रन में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। राइट। मुझे किसी ने कहा कि अगर एक बुक रखी और मोबाइल रखा हो तो 10 मिनट में कोशिश करूंगा किताब पढ़ने की, चाहे कोई भी बुक हो, लेकिन फिर मेरा मन जो है मोबाइल की तरफ चला जाएगा। तो मोबाइल, आप मानती हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है आज की दुनिया में, या आपको लगता है कि मोबाइल से सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अच्छे वीडियोस देख करके? बिल्कुल किया जा सकता है। हर चीज के दो पहलू है। आप क्या ग्रहण करते हैं, वो जैसे आप कहते हैं ना मौसम्बी का जूस पीने जाते, तो एक तरफ से जूस है, एक तरफ से कचरा है। अब आप क्या ग्रहण करेंगे ये आपके ऊपर है। आपको मिलने को एक अच्छी चीज मिल सकती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और एक है जो कचरे के रूप में बाहर आ रही है। तो वो भी सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी भी यही है कि दो तरफ है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। आप या तो अच्छी चीज लीजिए, या जो कचरा है जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं वो लीजिए। आपके ऊपर, दैट्स योर चॉइस। राइट। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 6 साल की उम्र में ही आपने कथा जो है सुनाना शुरू कर दिया था, कथावाचिका आप बन गई थी। इतनी यंग एज में क्या आपको समझ आ चुकी थी कि मुझे क्या करना है, और कैसे ये सब शुरुआत हुई? थोड़ा अगर आप पुरानी बातों को ताज़ा करें। जी, मैंने कथा 6 साल से नहीं की थी, तब मैंने शुरुआत भजनों से की थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था ये। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी, कहते हैं ना, लिखी हुई आई है, डेस्टिन्ड है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने शुरुआत करी, या मतलब कीर्तनों में जाना, या आपके जो इन्वायरमेंट हमेशा से घर में स्पिरिचुअल रिलीजियस रहा, भजनों से रहा। हनुमान चालीसा हम रोज करते थे, मुझे भगवान की कहानियां बताई जाती थी। तो एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा मेरे मन में थी भगवान को लेकर। तो शायद बस मेरे पेरेंट्स ने उस जिज्ञासा को हमेशा वो आग देते रहे, आंसर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो कथा मैंने शुरू की थी, मुझे लगता है 13 साल के आसपास की थी, तब मैंने पहली कथा करी थी। उससे पहले मैं भजनों की शुरुआत मैंने की, फिर मैंने थोड़ा अध्ययन किया कथा से पहले, और 18 साल की थी तब मैंने श्रीमद् भागवत पहली बार करी। अरे वाह, जी, क्या बात है। मैं श्रीमद् भगवत गीता जो है रोजाना उसका पाठ करता हूँ, 10 श्लोक मैं रोज पढ़ता हूँ, तो 700 श्लोक हैं, 70 दिन में एक बार हो जाते हैं, तो 5 आवृत्ति मेरी हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं पढ़ने के लिए अगली बार जाता हूँ, मैं 6ठी आवृत्ति शुरू कर रहा हूँ, तो हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ ना कुछ नए जो है आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, बहुत कुछ नया है दुनिया में सीखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्र पढ़ना
आपकी अगर आप वाणी में बताएं क्यों आवश्यक है आज के युवाओं को भी और हर पीढ़ी के अगर हम लोगों की बात करें? क्योंकि उसमें सब कुछ है। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि शुरुआत में मेरे भी बहुत क्वेश्चंस होते थे, स्पेशली जब मैंने मोटिवेशनल सेशंस शुरू किए थे तो मैं दूसरे तरह की मोटिवेशनल किताबें हैं वो भी पढ़ती थी। पर उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ शास्त्र पढ़ लिए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जो जो किताबें मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ये सब कुछ तो लिखा है और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है या और डेप्थ में लिखा है। तो उस दिन मुझे पता चला कि खजाना तो आपके ही पास है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन पूरा खजाना आपके पास पड़ा है। तो पहले अपने शास्त्रों को पढ़िए, फिर डेफिनेटली आप बाकी चीजें पढ़िए और आपको समझ आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पहले ही आपके शास्त्रों में बता दिया गया है। और धर्म, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि धर्म पूजा पाठ नहीं है। आपके स्क्रिप्चर्स आपको पूजा पाठ कैसे करना है वो ज्यादातर नहीं बताते, जीवन कैसे जीना है समझाते हैं। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। आज के जो युवा हैं उनके बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ कि वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, अपनी बात कहते हैं निकल लेते हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो आता चला जाता है। पेरेंट्स को कहते हैं मैं हमें सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इसको आप कैसे समझती हैं कि फिल हो सकता है? ये तो देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में, जैसे आपने बात की, श्रीमद् भागवत एक पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता। हाँ। तो भागवत में जब भागवत की शुरुआत हुई थी तो जो पूरा टॉपिक आता है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र वेद लिख दिए पर शांति नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बच गया है, कलयुग वाले ये सब होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने कहा था कि इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो लिखा उसमें ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दिया और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली एक टॉपिक है, सुनना बंद हो जाएगा कलयुग में कि लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए वो चार और बताएगा कि भाई हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। तो ये खत्म हो रहा है। तो ये तो लिखा ही गया है कि ऐसा होगा, पर इसीलिए कोशिश की गई है श्रीमद् भागवत को कहानियों से समझाने की कि आप उनको कुछ कहानियां इंटरेस्टिंग बनाइए। तो पेरेंट्स से भी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चों को, अब वो समय गया कि आप ये बोल सके कि ये नहीं करना और वो मान जाएगा, उसको एक लॉजिकल रीजन चाहिए कि क्यों नहीं करना, मुझे बताओ। और कई बार वो नहीं होता पेरेंट्स के पास, कि कई पेरेंट्स ही खुद है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो बच्चे जब अपनी जिज्ञासा लेकर भी आते हैं तो आपके पास वो आंसर नहीं है, तो अब बच्चे ने सुनना बंद कर दिया कि मुझे लॉजिकल आंसर तो मिल नहीं रहा, बस मुझे बताया जा रहा है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो उसने सुनना बंद कर दिया है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है चीजें पर उसको मिल नहीं रहा जवाब, तो अब उसने शायद वो दरवाजा बंद कर दिया है। तो कोशिश करिए रीजनिंग देकर वो दरवाजा जिज्ञासा का फिर खोलिए। राइट। और आप जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप अपने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा रही हैं जो पहुंचनी चाहिए थी। जैसा आपने बोला कि उसमें एक एंगल उसका होना चाहिए, इंटरेस्ट का होना चाहिए, कहानियों का होना चाहिए, उसके जरिए हम ज्ञान को भी पहुंचा सकते हैं। एक टर्म बड़ी सुनने को मिलती है आजकल, बड़े सारे एक तो स्पीकर्स हैं और वो सारे के सारे एक टर्म यूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। आपके शब्दों में अगर आप बताएं अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बहुत ही सिंपल चीज है अगर आप शुरुआती दौर से उसको प्रैक्टिस करने के बारे में सोचें। और मैं ये हर जगह कहती हूँ कि अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका इंटेंशन, पहला इंटेंशन है कि मुझे जो मेरे मरीज है उनका ध्यान अच्छे से रखना है, ये डॉक्टर स्पिरिचुअल है। ये अगर एक टीचर जिनका इंटेंशन है मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, पहला इंटेंशन ही ये है कि मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, आगे की जो पीढ़ी आ रही है वो शिक्षित होनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये टीचर स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी इज कि पहला आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन एक हायर वर्जन है कि आप अपने बारे में नहीं, पहले ये सोच रहे हैं कि मेरे काम से बाकियों को कैसे फायदा होगा। तो आपका पहला इंटेंशन ही दूसरों का भला है। डेफिनेटली दूसरा इंटेंशन आपका भला हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये कहते हैं ना कि अच्छे काम का फल वाली चीज है कि वो आएगा ही, ऐसा करोगे तो ये होगा ही। तो अगर आप किसी और का भला सोच रहे हैं आपका भला होगा ही। तो बस इतनी दो सोच भी अगर आपने, आप ईमानदार है और आपका इंटेंशन अच्छा है, आप स्पिरिचुअल है। राइट। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि ऑन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग जो हैं थोड़ा सा टाइम को कैजुअल लेने लगे हैं और सबके पास में एक लाइन हो गई कि आई एम सो बिजी, मैं बिजी था तो मैं याद नहीं कर पाया। मुझे लगता है एक तो समस्या ये भी है शायद कि हमें ऐसा लगता है कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों याद करूँ। तो ये जो हमारा अहंकार ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऑन टाइम के बारे में अगर आप पहले थोड़ा बताना चाहें कि ऑन टाइम रहना क्यों ज़रूरी है जीवन में? क्योंकि मुझे मेरे पापा ने बचपन से एक चीज़ सिखाई थी कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल, ये घूम के नहीं आता।
बाकी सब चीज घूम के आ सकती है, पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। मैंने कल ही एक्चुअली शायद अपने पेज पे पोस्ट किया था, मैं रास्ते से कहीं जा रही थी और मुझे कहीं पर मेला दिखा था और मैंने कहा था कोई मुझे मेरा बचपन लौटा दो, पर मुझे पता है कि वो कभी नहीं हो सकता, राइट, कि वो समय आपका कभी वापस नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आप उस समय को बर्बाद मत करिए। सबसे जरूरी है कि आप समय पर जो जरूरी है उस काम को करिए, और तब आप देखिए वो काम आपको डबल इफेक्ट्स घुमा कर देगा। लेकिन अगर आप समय को, जैसा मैंने कहा, बर्बाद करते हैं तो आगे जाके समय भी अपना बदला आपसे लेगा कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, अब तुम्हें जरूरत है मेरी, तो मैं नहीं आऊंगा। राइट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज की दुनिया में क्या लगता है आपको, रिश्ते कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? पेशेंस, आई थिंक पेशेंस और सुनने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कैपेसिटी नहीं है। जैसा आपने अभी अहंकार की बात कही कि मैं, मेरा सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है, और कहीं ना कहीं हम सेल्फ लव तो सीख रहे हैं, पर सेल्फ लव को जब आप एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं तो